जी हाँ, इस बार गठबंधन चैलेंज तो है, ये निश्चित तौर पर समझ में आ रहा है। सरकार तो पहले भी एनडीए की ही थी, लेकिन अलायंस गठबंधन वाली चुनौती इस बार है क्योंकि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई है। इसलिए गठबंधन चैलेंज तो है। इसी चुनौती पर आज हम करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। नतीजे आ चुके हैं, किसकी सरकार होगी यह भी संदेह खत्म हो चुका है। अब यह तय है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन 2014 और 2019 के मुकाबले नरेंद्र मोदी की यह पारी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार में सबको साथ लेकर चलना होगा, सहयोगी दलों की मांगों पर भी ध्यान देना होगा, और यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज है। और उधर एनडीए के साथ साथ जहां एक बड़ी चुनौती बनी हुई, इस बीच इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस ने विपक्ष में बैठने का फैसला भले ही कर लिया हो, लेकिन चैलेंज उसके सामने भी कई हैं। सबसे बड़े दल होने के नाते कांग्रेस को भी सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा, यानी चुनौती दोनों गठबंधन के लिए है। गठबंधन तो चैलेंज है। आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस हम करने वाले। जी हाँ, और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की अहम और ताजा खबर के साथ। एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू नेता आनंद मोहन का देखिए बड़ा बयान आ गया है। क्या कहा गया उनकी तरफ से? रेल मंत्रालय जेडीयू को मिलना चाहिए, ये सीधे सीधे कहा गया। विशेष राज्य की मांग पूरी हो, ये कह रहे हैं आनंद। नीतीश कुमार ने विकासशील बिहार बनाया, नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते अच्छा काम किया। आपको बता दें कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से सांसद चुनी गई हैं, और ऐसे में आनंद मोहन का यह महत्वपूर्ण बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रेल मंत्रालय जेडीयू को इस बार मिलना चाहिए। सुनिए। रेल मंत्रालय की मांग जो है वो पुख्ता मांग है, लगातार वो बिहार के हिस्से रहा है, और एल.एन. मिश्रा जी के जमाने से, राम सुभग बाबू के जमाने से, रामविलास जी के जमाने से, नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के जमाने से जो कार्य अधूरे हैं, उनको अगर पूरा करना है तो निश्चित तौर पर पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमने कहा कि जो अगर जहां तक जंगल राज से निकाल के मुख्यमंत्री जी ने 16 वर्षों में एक विकासशील बिहार बनाया है, प्रगति के दौर में लाया है, उसको अगर पंख देना है तो स्पेशल राज्य का दर्जा सही है, ये डिमांड और ये पूरा होना ही चाहिए। तो आप देखिए, 5 बड़ी चुनौतियां हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी के सामने, कैसे इससे निपटेंगे ये आपको बताने वाले ग्राफिक्स के जरिए। 5 चुनौतियां इस वक्त आपके सामने हम रखने वाले हैं, क्योंकि लगातार इस वक्त एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें खींचतान मची हुई है। पहली बड़ी चुनौती गठबंधन के सभी दलों को साथ लेकर चलना और उनकी अपने अपनी जो डिमांड है उसको पूरा करना। टकराव वाले मुद्दों पर आम सहमति बनाना, रजामंदी बनाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। जी हाँ, नीतीश और नायडू के साथ सामंजस्य बनाना, ये 2 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मंत्रालयों पर साथी दलों को संतुष्ट करना, क्योंकि डिमांड भी बढ़ती नजर आ रही है इस बार, क्योंकि बीजेपी के बहुमत से कम नंबर आए हैं। बड़े फैसलों से पहले सहमति बनाना जरूरी है, यानी स्ट्रैटेजी जो है वो इस बार बदलनी पड़ेगी। जो गठबंधन के सहयोगी हैं उन पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। और देखिए, आपको बताते हैं कि एनडीए में किन मुद्दों पर टकराव है और किन मुद्दों पर सहमति है। मुद्दा एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। बीजेपी जाहिर सी बात है चाहती है लागू हो, जेडीयू सहमत है, टीडीपी का इस पर विरोध है, यानी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें असहयोग सामने आ सकता है। करुणा, इसके अलावा बात की जाए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो बीजेपी चाहती है कि इसको देश भर में लागू किया जाए, लेकिन जेडीयू इस पर सहमत होने पर यह बात सामने आ रही कि इस पर एक बार विचार करना चाहिए, आम सहमति बनानी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, इसके बाद ही इसको लागू किया जाना चाहिए। टीडीपी हालांकि खुले तौर पर विरोध में, तो यह बहुत बड़ी बात है। लगातार जिक्र हो रहा है जेडीयू का और टीडीपी का। और अगला बड़ा मुद्दा देखिए, अग्निवीर योजना, जो लगातार चुनाव के दौरान भी काफी गर्म रहा। राहुल गांधी ने बोला था अगर हम सत्ता में आते तुरंत इसको हटा देंगे। इस पर बीजेपी चाहती है कोई बदलाव नहीं किया जाए, लेकिन जेडीयू चाहती है कि कुछ वो चीजें जहां पर कमियां हो
उस पर विचार किया जाना चाहिए, पुनर्विचार की बात की जा रही है। टीडीपी का रुख अभी तक साफ अग्निवीर योजना को लेकर नहीं है। बिल्कुल, और नए सिरे से परिसीमन, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी चाहती है लागू हो, जेडीयू का रुख साफ नहीं है और टीडीपी तो इसके विरोध में है ही। यानी कई ऐसे मुद्दे हैं। जातीय जनगणना, जिसका खासा जोर रहा चुनाव प्रचार के दौरान भी, बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसे लेकर नहीं आया है, रुख साफ नहीं है। जेडीयू चाहती है जल्दी कराई जाए और टीडीपी का रुख भी इस मसले को लेकर साफ नहीं है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनाना बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल होगा। करो और देखिए अगला मुद्दा विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि दोनों तरफ से मांग है, बिहार की मांग है और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश को लेकर मांग है। अब आप देखिए बीजेपी की तरफ से आर्थिक मदद पर विचार की बात कही जा रही है। जेडीयू की मांग यह है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल स्टेटस दिया जाए, और वहीं टीडीपी की मांग है कि आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह जो मसला है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर वो नजर आएंगे। चारू प्रज्ञा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, आपको दिखेंगी थोड़ी देर में। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अखिल चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद प्रकाश पांडे और सुमंत, हमारे दो सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एनडीए की बैठक पर आनंद नजर बनाए हुए हैं और नीतीश कुमार के घर दिल्ली से सुमंत कुमार हमारे संवाददाता लाइव मौजूद हैं। सुमंत, बड़ी मांग जेडीयू की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री इस बार जेडीयू को मिलनी चाहिए। आनंद मोहन सीधे सीधे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर मीटिंग चल रही है, हो क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए समीर, इस वक्त मैं जो कामराज लेन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है, ठीक उसके बाहर मौजूद हूं और भीतर जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल की बैठक चल रही है समीर, जिसमें लोकसभा के सभी 12 सांसद और राज्यसभा के 3 सांसद यहां अंदर मौजूद है। तकरीबन आधे घंटे पहले ये बैठक शुरू हो रही है माना जा रहा है और आधे घंटे चल सकती है, उसके बाद सांसद बाहर आएंगे। हालांकि अभी किसी ने खुल के कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले शिवहर से जो सांसद चुनी गई हैं लवली आनंद, उनके पति आनंद मोहन बाहर आए थे और उन्होंने जो बातचीत की उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि रेल मंत्रालय जो है वो जदयू को मिलना चाहिए और इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन 2-3 बातें हैं। जब से अगर आप देखें कि ये नतीजे आए हैं, इसके बाद चाहे वो 4 सांसदों पे 1 मंत्री का फॉर्मूला हो, तो या चाहे जिस तरीके से केसी त्यागी का बयान आया कि जो अग्निवीर योजना है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो लगातार खबरों में बने हुए हैं। लेकिन समीर, जानकारी ये मिल रही है कि ये जो बैठक है ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि यहां से इस बैठक के बाद सभी लोग सीधे संसद भवन जाएंगे, जहां एनडीए सांसदों की बैठक में शामिल होंगे। अंदर से जो जानकारी निकल के आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि संसदीय दल की बैठक में जो सांसद हैं वो नीतीश कुमार को अधिकृत कर दें सभी फैसले लेने के लिए। यानी नई सरकार के गठन में जदयू की क्या भूमिका होगी, जदयू के अंदर से जो कौन मंत्री बनेंगे, कितने बनेंगे, ये तमाम फैसले लेने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया जा सकता है। ये इशारों में कुछ सांसदों जो अभी बैठक में गए हैं उनके तरफ से बात कही गई है। अब से थोड़ी देर बाद इससे भी पर्दा उठ जाएगा, लेकिन ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है अगर आप देखें तो, क्योंकि जिस तरीके से जदयू लगातार खबरों में बना हुआ है और अब देखना है कि बैठक के बाद जब निकलते हैं तो और किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन ये एक खबर बहुत अहम है समीर, कि ये हो सकता है कि नीतीश कुमार को सभी फैसले लेने के लिए संसदीय दल की बैठक में अधिकृत किया जाए। बिल्कुल, और देखिए सुमंत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आनंद पांडे का रुख करते हैं, क्योंकि एनडीए की बैठक पर लगातार आनंद पांडे नजर बनाकर रखे हुए हैं। देखिए इस वक्त जेडीयू की बैठक चल रही है आनंद, लेकिन इसके बाद जो एनडीए की बैठक होने वाली है, संसदीय दल का नेता तो चुना जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मांगे चाहे जेडीयू की हो या टीडीपी की हो, निकलकर सामने आ रही। कैसे इस चैलेंज को पूरा किया जाएगा, क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल जाहिर तौर पर पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी गठबंधन यानी कि सहयोगियों के भरोसे चलने वाली सरकार की अगुवाई करेंगे, तो ये उनके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा। गुजरात से लेकर दिल्ली तक अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी सहयोगियों के भरोसे चलने वाली सरकार का नेतृत्व नहीं किया। ये पहली बार होगा जब उन्हें एनडीए की सरकार का नेतृत्व करना होगा, वो भी तब जब बीजेपी बहुमत में नहीं है। तो ऐसे में जब पोर्टफोलियो का बंटवारा होना है, मंत्रालयों का बंटवारा होना, तो इसके पहले सहयोगी जो है वो अपने लिए बेहतर मांग करेंगे, कोई भी बेहतर मांग करेगा, लेकिन
बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वर्किंग स्टाइल है, उन्होंने कभी भी अपने सहयोगियों को या उनकी उम्मीदों को दरकिनार नहीं किया, उसको पूरी तवज्जो दी। और बार बार जो बीजेपी के नेता ये तर्क दे रहे हैं कि 2014 में 2019 में बीजेपी जो है वो अपने बूते बहुमत का आंकड़ा पार किया था, बावजूद इसके दोनों ही टर्म में मोदी सरकार के एनडीए की जो सहयोगी थे उनको पूरी तवज्जो दी गई, उनको अहम मंत्रालय दिए गए और तमाम जो फैसले होते थे उसमें उनकी राय को प्राथमिकता दी गई। तो ऐसे में सहयोगी जाहिर तौर पे जब आपको कोई मांग करनी होती है तो आप ज़्यादा ही मांगते हो। अगर आपको 100, आपका बच्चा अगर 90% ले आया तो अगली बार बोलोगे 100% लेके आया। तो सब चाहते हैं कि भारी भरकम मंत्रालय उनको मिले, लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि ऐसा कोई भी बयान ना टीडीपी के चीफ की तरफ से आया ना जेडीयू के चीफ की तरफ से आया। नीचे के नेता जाहिर तौर पर दबाव बनाने के लिए कहेंगे, लेकिन जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता एनडीए के नेताओं के साथ बैठेंगे जिसकी संभावना आज है तो सब चीज बीजेपी ये कहने की सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अजीज, इस बार कई मायने में बदलाव नजर आ रहा है। 2024 में बन तो रही है नरेंद्र मोदी सरकार, लेकिन सहयोगियों की बैसाखी के सहारे। कैसे आप देखते हैं, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है हमारी मांगें पूरी करो, ये दोनों तरफ से हो रहा है। इंडिया गठबंधन तो तमाम मुद्दों को लेकर और ज्यादा अग्रेसिव नजर आ ही रहा है बतौर ऑपोजिशन, लेकिन एनडीए के अंदर से भी इस बार ऐसी आवाजें उठ रही। देखिए समीर भाई, अब वो वाली स्थिति है कि अभी तक जो नारा दिया जाता था कि अब की बार मोदी सरकार, अब वो नारा बदल गया है, अब की बार मिलीजुली सरकार। लेकिन सच्चाई क्या है, हमें समीर भाई इस पे बहुत गौर करना है कि बहुत सारे दल जो इनके सहयोगी दल हैं और इनके साथ आना चाहते हैं, बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे संशय हैं। इसको भी हमें समझना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि जिनको इन्होंने अपने साथ लिया, जिन्होंने इनका सहयोग किया, उनकी पार्टी तक तोड़ दी गई, पार्टी तक खत्म कर दी गई। चाहे वो महाराष्ट्र का इशू हो, उद्धव जी का मामला हो, चाहे आप हरियाणा का मामला हो, चाहे नवीन पटनायक जी का उड़ीसा में मामला हो, कहां पे लाकर खड़ा कर दिया। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी की क्या स्थिति हुई, इस तरीके से कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, तमाम बड़े एग्जाम्पल्स हैं। शरद पवार जी के साथ क्या हुआ। तो जो पार्टियां सहयोग कर रही हैं, उनके मन में यह भी संशय है कि कहीं उनकी पार्टियों को पर आघात न कर दिया जाए। एक बात। दूसरी बात देखिए, एक बात आप समझिए कि जब इंसान 10 साल तक उसने तानाशाही किया है, उसने किसी की बात नहीं सुनी, जनता की आवाज नहीं सुनी, अपने सहयोगियों की आवाज नहीं सुनी, विपक्षियों की आवाज नहीं सुनी, तो अचानक उसके अंदर बदलाव कैसे आएगा? कैसे बदलाव आ जाएगा? अगर सुना ही होता तो आज ये परिस्थिति पैदा न होती कि 240। नहीं अजीज भाई, लेकिन आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि भाई जो साथ में थे उनकी भी आवाज नहीं सुनी? क्योंकि भले ही बीजेपी के पास अकेले अपने दम पर बंपर बहुमत था, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए के सहयोगी दलों का सरकार में रिप्रेजेंटेशन तो हुआ। सर मुझे मौका दें। सर क्या परिस्थिति रहती थी? सहयोगी तो थे, लेकिन उनको सम्मान तक नहीं मिलता था। किस तरीके से उनको इग्नोर किया गया इससे पहले ये पूरे देश ने देखा। और बीजेपी के इसी रवैये से आज अयोध्या जैसी सीट पे बीजेपी हार गई। काशी जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी। चलिए ठीक है, देखना यह होगा कि क्या रुख में भी कोई बदलाव अजीज जी आता है। लेकिन इस बीच कांग्रेस का रुख करते आएंगे एक बार फिर से आपके पास। अखिल चौधरी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अखिल चौधरी जी, देखिए जो मांग इस वक्त चाहे टीडीपी हो या फिर खासतौर पर जेडीयू की तरफ से रखी जा रही है, और उसके जो नेता है वो चाहे जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, अग्निवीर योजना पर एक बार फिर से पुनः विचार की बात कर रहे हो, तमाम बातें रखी जा रही है। वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के अंदर नजर आती थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बोलते हुए नजर आते थे। आपको लगता है कि सरकार तो बन रही है एनडीए की, लेकिन बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है नरेंद्र मोदी के लिए? नहीं, हमें नहीं लग रहा अभी फिलहाल तो कि कोई भी सरकार अभी बनने जा रही है, चाहे एनडीए की। इससे पहले, क्योंकि अभी हम एनडीए की बातें कर रहे हैं, हमने देखा कि लास्ट के 10 वर्षों में कभी एनडीए का जिक्र नहीं होता था, न कोई एनडीए का कन्वीनर नियुक्त हुआ था, न कोई एनडीए की बैठक होती थी। यहां तक कि बीजेपी का भी नाम नहीं आता था। भाजपा सरकार नहीं चल रही थी। चल तो सिर्फ एक ही सरकार रही थी, एक ही गारंटी की बातें करते थे, एक ही व्यक्ति की बातें करते थे, जो मोदी सरकार की बातें करते थे। अब जबकि इनके पास में सीट्स नहीं है, यहां तक कि बीजेपी के पास में भी मेजोरिटी मार्क नहीं है, तो इन्होंने ये कोशिशें कर रहे हैं इधर उधर से ये लेकर आने की इन लोगों को। लेकिन
एक इंपॉर्टेंट बात तो कि हम ये मानना छोड़ दें कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक, सांसद दल की बैठक आज होनी है, तो सांसद मोदी जी को ही चुनेंगे, वो किसी को भी, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो संवैधानिक प्रोविजंस हमारे सामने हैं, उसमें होता यही है कि नए सांसद आते हैं, नए सांसद अपने सांसदों के भीतर से एक अपना नेता करते हैं, वो जो नेता होता है सांसदों का, वो आगे जाकर सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति से मिलता है। तो अभी तक तो ये स्थिति पैदा नहीं हुई है, तो मोदी सरकार कहना ये तो बेमानी है, ये हमारे संविधान की उपेक्षा है एक उस पे। लेकिन अब आ जाइए कि अगर मान भी लेते हैं कि ये सांसदों का दल है, ये मोदी जी को चुनेगा ही चुनेगा और मोदी जी ही सरकार बनाने के लिए अधिकृत किए जाएंगे, तो भी आप देखिए कि दो दल जो टीडीपी है और जेडीयू है, इनकी पॉलिटिक्स मेल नहीं खाती है आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी किसी भी तरह से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल को नहीं मानने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके जितने भी तमाम तरह के, आप जानते हैं कि सर्वोदय की बात करते हैं, जो इंडिया अलायंस सर्वोदय की बात करता है, और एक तरह से नीतीश कुमार जी भी सर्वोदय में विश्वास रखने वाले लोग हैं कि सभी को साथ में लेकर चले जाएं। देश की विषमताओं को जो आइडिया ऑफ इंडिया लेकर शुरू से हम लोग चल रहे थे, तो वो यानी विचारधारा के तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये आप लोगों को अपने ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। धनंजय गिरि जी, ये तो अब दूर की बात हो गई कि भाई इंडिया गठबंधन ने डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली दोनों एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार भी, चंद्रबाबू नायडू भी। लेकिन तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसी पॉलिसीज, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर इन दोनों पार्टियों का रुख बीजेपी से अलग रहा है, यह भी एक सच्चाई है। ऐसे में इन दोनों को साथ लेकर गठबंधन की सरकार चलाना, यह आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? कहां-कहां समझौता करना पड़ेगा? देखिए, हमारे दोनों दलों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार और नायडू दोनों ने कहा है कि हमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था है और एनडीए के नेचुरल एलाई है हमारे साथ। और नीतीश कुमार आज के हमारे एलाई नहीं है, हमारे नेचुरल लंबे समय के एलाई है। जब राजद का वहां पर और कांग्रेस का घटाटोप अंधेरा था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार और लालू के लालटेन के अंधकार के बीच में नीतीश कुमार और हम मसाल और जो कमल का लेकर के समृद्धि लेकर के आए। कांग्रेस कह रही है विसंगति और विद्रूपताओं की बात कर रही है, कमाल है। कांग्रेस से अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी, वो कांग्रेस को राष्ट्रवादी मानती ही नहीं है। कांग्रेस से अलग तृणमूल कांग्रेस बनी, यानी ग्रास रूट कांग्रेस, वो कांग्रेस को ग्रास रूट की पार्टी ही नहीं मानती है। और अभी एक सज्जन कह रहे थे कि सम्मान, अरे हम लोग किसी को चिरकुट नहीं कहे, तो चिरकुट देना अगर सम्मान की बात है तो भाई हम लोग उसे इतना सम्मान हमें देना आता नहीं है। दूसरा, अगर छुट भैया नेता कहना अगर सम्मान देना है, अरे इतना सम्मान धनंजय जी, सम्मान तो ठीक है, सम्मान तो ठीक है, लेकिन अब डिमांड सामने आ रही है ना, डिमांड्स, उन पर मैं चाह रहा था आपकी राय। मैं आता हूं आपके पास दोबारा, बड़ी खबर आ गई है, एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं चिराग पासवान। वैसे ये तो तय ही था, एलजेपी रामविलास के 5 सांसदों ने चिराग पासवान को अपना नेता चुना। एलजेपी संसदीय दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जल्दी से इस पर जानकारी लेते हैं आनंद प्रकाश पांडे से। आनंद, बताएं। जी बिल्कुल, एलजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें सांसद सभी मौजूद हैं, एलजेपी के जो चुने हुए सांसद हैं, और उस बैठक में जो चिराग पासवान है जो कि पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनको एलजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया और तमाम जो फैसले जो होते हैं वो लेने के लिए उनको अधिकृत किया गया है। और अब से कुछ देर में हम आपको बता दें कि संसद भवन के अंदर कंगना रनौत पहुँच चुकी है। कंगना रनौत से हमने पूछने की कोशिश की कि कल जो उनके साथ घटना हुई, उनको चोट लगी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संसद भवन पहुँच चुके हैं। ये तमाम जो नेता है, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के साथ साथ तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री जो है वो एनडीए संसदीय दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम जो नेता है उनका एक एक करके संसद भवन आना शुरू हो गया। और एक जानकारी और दे दो, जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का, एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद उनका एक संबोधन, और उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री सीधे संसद भवन से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर वो सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति के सामने पेश करेंगे। ठीक है आनंद, एक बार फिर से आपके पास हम आएंगे, लेकिन इस बीच हर्षवर्धन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल देखिए यही है कि इस वक्त अगर सबसे अहम घटक दलों की बात की जाए एनडीए में, तो सबसे ताकतवर है टीडीपी और जेडीयू। उनकी तरफ से अलग अलग मांगे। आनंद मोहन, उनको आपने सुना, बोल रहे भाई जो रेलवे मिनिस्ट्री है, रेल मंत्रालय, वो मिलना चाहिए, जेडीयू के पास आना चाहिए। तो क्या इसको आपको लग रहा है कि आसान होने वाला है बीजेपी के लिए सब कुछ संभालना, बैलेंस करना? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सा है कि अगर किसी एक पार्टी को 272 प्लस वाला आंकड़ा नहीं मिलेगा तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन
एक बात जरूर हम लोगों को तथ्य के तौर पर रखनी चाहिए, निश्चित तौर पर ये मोदी की सरकार थी, मोदी की गारंटी थी, लेकिन जब से एनडीए बना है तब से एनडीए कभी छूटा नहीं है। कुछ लोग आते रहे जाते रहे, 282 और 303 पर भी एनडीए की सरकार थी, एनडीए के सहयोगी उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। हाँ, ये जरूर है कि बार्गेन पावर अब शायद उधर थोड़ी बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, अब ये भी सवाल है कि क्या 28 सांसदों से निकल जाने के बाद वो उधर जाकर जुड़कर कोई सरकार बना सकते हैं? इसका जवाब है कतई नहीं। अगर वो दूसरी तरफ जाना भी चाहें तो भी सरकार नहीं में। क्या नायडू के लिए केंद्र में मंत्री ज्यादा महत्वपूर्ण है या आंध्र प्रदेश, जहां वो जगन मोहन के सताए हुए हैं, पीड़ित हैं, बुरी तरह से उनको पुलिस द्वारा पिटवाया गया, उनके साथ क्या क्या था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? और नीतीश कुमार जहां खड़े हैं, उनको अपनी पार्टी को अच्छा प्रदर्शन भले किया है, लेकिन उनको अपनी पार्टी को बिहार में सरवाइव कराना है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा संकट होने वाला होगा। ऐसे ही तीसरा जो सहयोगी है, जो एकनाथ शिंदे हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं, वो 40 विधायक होकर भी वो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मन दिखाया है। मुझे कतई कहीं नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई दबाव में आने वाले हैं, कोई ऐसी राजनीति होने वाली है। हाँ, ये जरूर होगा कि थोड़ा बहुत बार्गेन होगी, और ये बड़ा स्वाभाविक सा है। अब सोचिए, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कास्ट सेंसस नहीं, इस देश की जरूरत है स्किल सेंसस, कौशल की गणना की जाए, कुशल लोगों की गणना की जाए। वैसे भी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के पुराने आइकॉन है चंद्रबाबू नायडू, वो चाहेंगे उस छवि को वापस लेना। ठीक है, अजीज खान साहब देखिए उंगली उठा रहे हैं, मैं आ रहा हूं धनंजय जी आपके पास इसके जस्ट बाद। अजीज खान साहब, जब चुनौतियों की बात हो रही है, चैलेंज की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा जख्म बीजेपी को तो आप लोगों ने दे दिया यूपी के अंदर। समाजवादी पार्टी की जो शानदार परफॉर्मेंस रही, आपको लगता है एक चैलेंज वो भी है? क्योंकि बात बार बार यूपी के मद्देनजर करें तो भीतरघात की आ रही है, लोग कह रहे हैं बीजेपी को बीजेपी ने हराया, यह भी एक चैलेंज है क्या आपके हिसाब से? देखिए अब्बास भाई, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी आपसी सामंजस्य ठीक नहीं है। हाँ। जब जहां डिक्टेटरशिप होती है तो जो सहयोगी होता है वो सम्मान नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती है, और वो वहां पर इस वक्त चल रही है और घमासान हो रहा है। मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाह रहा था, इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। ठीक है, लेकिन आपने देखा, कहा जख्म दे दिया। ये जख्म किस स्थिति में उन लोगों को दिया गया है जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बेचारे तमाम जिनको नौकरियां नहीं मिली। पेपर लीक हुआ, किस तरह धर्म कर्म के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास किया गया, नफरत का कहीं ना कहीं बाजार गर्म रहा। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हुआ। एक बात और बता दिया, अभी लेटेस्ट बात भाई, नीट का इतना बड़ा स्कैम हुआ है। हमने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि पेपर लीक हुआ, बड़े लेवल पर लीक हुआ, लेकिन बीजेपी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। 24 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया था, उन बच्चों का कैरियर, भविष्य रात भर सो नहीं पा रहे थे। अभी जिस तरीके से बातें हो रही हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, बीजेपी ने उसको इग्नोर किया। 24 लाख बच्चों के कैरियर के मामले में कितना बड़ा स्कैम है कि एक ही स्कूल के एक ही सेंटर पे 40 लोग, 50 लोग पूरा नंबर पा रहे हैं। पूरे देश में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। तो जिस तरीके से बीजेपी ने भविष्य से खिलवाड़ किया है और कर रही है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, चाहे बच्चों के भविष्य का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो। ठीक है, धनंजय जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। धनंजय जी जल्दी से एक जवाब इसका, क्या आप लोगों को लगा कि भाई यूपी के मद्देनजर अगर मैं बात करूं कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, नरेंद्र मोदी का चेहरा है ही, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों पर वो तवज्जो दी ही नहीं गई जो देनी चाहिए थी, जिसका अंजाम है यूपी की ये पराजय? बिल्कुल नहीं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम हमेशा ऊपर रखते हैं, और जनता हमारे लिए जनार्दन है, और इसी को बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीब, युवा, एग्रीकल्चर और न्याय, सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। दूसरा, जो लोग 4 चुनाव हारे, 14, 17, 19, 22, 4 चुनाव लेट के सपा की हो गई थी सफाई, और आज थोड़ा सा क्या सीट मिला कि लगी चाचाई। आप बताइए, आप फेक नैरेटिव फैलाया गया यूपी में, फेक नैरेटिव, संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 लाख रुपया का लोगों को दिया गया कि 1 लाख रुपया लेके आऊंगा। आपके चैनलों पे मैं देख रहा हूं लगातार महिलाएं आ रही है कि 1 लाख रुपया मेरा, तो 1 लाख। तो ये फेक फरेब झूठ का बाजार जो फैलाया गया, ये बहुत जल्दी गुब्बारा फटेगा, और फिर सपा जो 4 चुनाव में लेटी थी, 5वें में समेटी जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि झूठ के गुब्बारे पर फैला और नफरत मोहब्बत फैला रहे थे।
ठीक है। मोहब्बत किसी दुकान में बिकता है? इस देश में जितने रहीम हुए, रसखान हुए, एक कबीर हुए, कृष्ण हुए, जितने भी हुए, सबने कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका। ये प्रेम का दुकान लगा रहे हैं, प्रेम का बाजार लगा रहे हैं। ने बिना बाजार लगाया, आप बाजार लगाने चल रहे। ठीक है, बाजार ठीक है। अजीत जी आपके पास आएंगे, धनंजय जी आपको रोकना पड़ रहा है, जवाब लेंगे अजीत जी आपसे। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर है, आज ही राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं मोदी, सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं नरेंद्र मोदी। आज ही सरकार बनाने का दावा रखा जा सकता है, तो आज ही सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं। आपको बता दें कि एनडीए की बस कुछ ही देर के बाद बैठक भी होने वाली, तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए, तमाम सांसद। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए, आनंद क्या जानकारी? बिल्कुल, एक एक करके जो तमाम जो सांसद हैं एनडीए के वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पहुँचना शुरू हो गए, सुनील बंसल पहुँच चुके हैं, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ पहुँच चुके हैं, कंगना पहुँच चुकी है, और जो तमाम जो सांसद हैं एनडीए के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो सब एक एक करके पहुँच चुके हैं। जो समय बहुत कम है, बस आधे घंटे का वक्त है। 11 बजे संसदीय दल की बैठक रखी गई एनडीए की, और ये संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में बैठक रखी गई है, और उसके लिए एक एक करके तमाम जो सांसद है वो पहुँचना शुरू हो गए। हालांकि कुछ सांसद यहाँ वापस भी गए क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो ऐसे में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन एक एक करके सांसद पहुँच रहे हैं। आज बड़ा दिन है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और जैसा कि हमने पहले बताया कि जैसे ही एनडीए का नेता उनको चुना जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका धन्यवाद करेंगे, सबसे परिचय प्राप्त करेंगे, एक छोटा संबोधन देंगे, और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके तुरंत बाद वो राष्ट्रपति भवन जाकर तमाम एनडीए के साथियों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ आनंद। और देखिए अखिल चौधरी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अखिल जी, इससे पहले आप बोल रहे थे कि कहां बन रही है एनडीए की सरकार, अब देखिए आज ही राष्ट्रपति भवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। अब तो आपने फैसला कर लिया या फिर नहीं कि मजबूत विपक्ष के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं? अभी तो जा रहे हैं, हमने ये नहीं बोला कि एनडीए की सरकार का, हम तो बोल रहे हैं कि एनडीए की इसी बार बनेगी। पहले कभी एनडीए की 10 सालों में तो एनडीए का नाम ही मैंने तो नहीं सुना। और यहां तक कि बीजेपी को, अभी गिरी साहब कुछ बोल रहे थे, गिरी जी को खुश होना चाहिए कि इस तरह की सरकार बन रही है। कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है वो भी अपनी जबान खोल सकेगा। हम लोग तो शुरू से ही बोल रहे हैं, हम लोग तो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेचारा इतना डरा हुआ सा कि भैया, बड़े बड़े नेता आपने देखा कि किस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे। एक वर्ड बोलने से पहले सोचकर बोलना पड़ता था। मोदी जी की वो मालाएं हमको याद। ठीक है, और इस बीच जल्दी से सुन लेते हैं, चिराग पासवान शायद कुछ कह रहे हैं इस वक्त। ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और उन्हीं के नेतृत्व में ये सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए इस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में आज तमाम एनडीए के सांसद इकट्ठे होंगे संविधान सदन में, वहां पर इकट्ठे होकर इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा, और जल्द एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं, और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों में ये सरकार चली है। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 10 साल तो ट्रेलर हैं, अभी कई कार्य और होने बाकी हैं। इन 5 सालों में वो तमाम कार्य धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय जी, लेकिन इस बार चुनौतियां तो देखिए बहुत बड़ी हैं। अब ये मंत्रालयों का बंटवारा तो जाहिर है थोड़ी रस्साकशी हो जाएगी, लेकिन फिर हो जाएगा। लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, यूसीसी पर समझौता करेंगे क्या, अग्निवीर योजना की समीक्षा करेंगे क्या, जातिगत जनगणना पर अभी तक आप लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं, अब नीतीश और टीडीपी के आने के बाद इस पर जुबान खोलेंगे क्या? देखिए, जुबान तो हमारी कभी नहीं बंद थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हर एक राजनीतिक दल नहीं, भारतीय जनमानस की अपेक्षा, जन आकांक्षाओं को पूरा करने का, एक मूर्तिमान करने का, भारतीय संस्कृति को पुनरुत्थान करने का, भारतीय संस्कृति के सूर्योदय का, नवविहान का एक राजनीतिक दल है। और स्वतंत्र चेतनता के 20 करोड़ कार्यकर्ता भारत दुनिया के भारत सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। हम किसी परिवार के 5 पीढ़ियों से पांव पोछ नहीं है कि मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, 5 पीढ़ियों के पांव पोछ को आप राजनीति कार्यकर्ता नहीं कर सकते। राजनीति में किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए एक 5 पीढ़ियों का पांव पोछ होना लोकतंत्र के, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं। और हम देश नहीं धनंजय जी, जो बात टीडीपी या जेडीयू की तरफ से रखी जाएगी, अब उस बात को तवज्जो तो देनी पड़ेगी ना, नंबर का भी तो सवाल है। बिल्कुल नहीं, हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ हैं, राष्ट्र हित के मुद्दे पर एक साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और नायडू, सबकी पॉलिटिक्स का एक ही है, राष्ट्र प्रथम। ये तो बात वही ना जो अभी समीर जी ने बात बोली अभी आपसे कि यूसीसी, अग्निवीर, क्या करेंगे इस पर, जातिगत जनगणना?
अगर वो कुछ बोलेंगे तो इस पर क्या रहेगा? बैठ के बातें करेंगे। और अभी तक सारे अगर ठीक है। हमारे क्या किसी सहयोगी ने आपसे कुछ कहा है क्या? हाँ, जो कहा। हमारे यहाँ अरण्य परिवार जी है। कहा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, वरना क्यों कहते हैं। हर्षवर्धन जी, अब जैसे अग्निवीर की योजना की समीक्षा की बात कर दी जेडीयू ने, तमाम मुद्दों पर, यूसीसी को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर, और इसमें मैं मुस्लिम आरक्षण भी जोड़ दूं, क्योंकि देखिए चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर आपके बगल में चल रही है। ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में 4% मुस्लिम आरक्षण का जिक्र किया। मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी के रुख से हम सब वाकिफ हैं। क्या उन मुद्दों पर अब एक पॉलिसी शिफ्ट हम होते हुए देखेंगे क्या 2024 में? देखिए, निश्चित तौर पर, और यूसीसी जैसे मुद्दे या वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे, ये तो पूरी तरह से बैक बर्नर पर अब जाएंगे ही जाएंगे। और जिन मुद्दों की बात हम लोग कहते हैं ना कि अग्निवीर की समीक्षा, इस पे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं होता हूं कि नरेंद्र मोदी इसकी ऐसी कोई समीक्षा करने जा रहे हैं जो अपने रुख से पूरी तरह से पलटेंगे। हालांकि गठबंधन धर की कई बार मजबूरियां होती हैं और कई बार गठबंधन में कुछ बात बोली वजह दूसरी और होती है, बार्गेन कहीं और करना होता है, और वो बार्गेन ठीक हो गया, पद मिल गया, तो फिर उस मुद्दे को भूल जाते हैं नेता लोग। इसमें बड़ी सहूलियत होती है उनको कोई बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है। मंत्रिमंडल एक बार बन जाए, उसके बाद जो सुर आएंगे उससे तय होगा कि क्या सचमुच किसी मुद्दे पर वो चिंतित हैं, समीक्षा चाहते हैं, या फिर सिर्फ इतना है कि किसी तरह से हमारा मंत्रिपरिषद में कुछ पद वो पक्के हो जाए। ठीक है। और देखिए, इस बीच यूपी में जीत के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। पाला बदलने वाले विधायकों पर होगी कार्रवाई, विधायकों की सदस्यता खत्म कराने की तैयारी है। विधानसभा स्पीकर से शिकायत करेगी समाजवादी पार्टी। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, 7 बागी एमएलए की सदस्यता रद्द करने को कहेगी समाजवादी पार्टी।